हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आज सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में ज़बरदस्त एफ़र्ट दे रहे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने आपको ब्रेक भी दे दिया। 3 लेक्चर मेरा हो चुका है हिस्ट्री का, मेडाइवल हिस्ट्री का, और ब्रेक भी मिला आप लोग को 2 या 3 दिन। आई होप आप वो तीनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके कंप्लीट याद कर लिया होगा आपने, ये मुझे आप लोग से उम्मीद है। तो आज हम लोग लास्ट मुस्लिम रूलर जो तुर्किश इन्वेजन में हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में मैंने शहाबुद्दीन महमूद गजनवी के बारे में पढ़ लिया था, जिसने तुर्की से भारत पे आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ठीक है, तो आज तुर्किश इन्वेजन में ही एक और रूलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये तुर्किश इन्वेजन भी ख़त्म हो जाएगा। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज हम लोग? मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में, जिसका टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? तो ध्यान से देखिएगा, 1175 से लेके 1206 तक है। ठीक है, तो आज हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइम पीरियड 1175 से लेके 1206 के बीच का है। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी उसी स्थान से आता है बच्चों जिस स्थान से महमूद गजनवी आया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी भी उसी स्थान से आता है, और ये जो मोहम्मद गौरी है ना बच्चों, यह संसवानी तुर्की से। संसवानी का मतलब समझ रहे हो क्या? ये तुर्की से तो जरूर आया था बच्चों, लेकिन ये संसवानी तुर्की से। संसवानी का मतलब होता है कुल, जैसे किसी का कुल खानदान होता है ना बच्चों, उसी तरह से इसका जो है संसवानी ये तुर्किश था। कौन? मोहम्मद गौरी। ये भी तुर्किश ही था, लेकिन कौन सा तुर्किश था? तो संसवानी तुर्किश था। कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है बच्चों, और गजनी में शासन, मतलब ये गजनी में ही इसका क्या था? शासन कर रहा था। और ये किस वंश का ये शासन कर रहा था गजनी में? तो गजनी में ये किस वंश का शासन कर रहा था? तो ध्यान दीजिएगा, गौर वंश का। किस वंश का? गौर वंश में शासन कर रहा था। क्योंकि ये गौर वंश का शासक था बच्चों, इसलिए इतिहास में प्रसिद्ध इसका जो नाम है वो गौरी के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए इसको गौरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, मतलब मोहम्मद गौरी गजनी में गौर वंश का शासक था। गजनी में किस वंश का शासक था? गौर वंश का शासक था, इसलिए इसको इतिहास में ये किस नाम से जाना जाता है? तो गौरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था ना बच्चों हिंदुस्तान में आने का, वो थोड़ा अलग था मोहम्मद गजनवी के उद्देश्य से। मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य था बच्चों कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में आके सोना का लूटपाट करना। और मैंने ये आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि मोहम्मद गजनवी का जो उद्देश्य था हिंदुस्तान पे अटैक करने का, वो सिर्फ और सिर्फ सोने का लूटपाट करना, हिंदुस्तान में स्टैचू वर्शिप को डिस्ट्रॉय करना। यही था उद्देश्य किसका? मोहम्मद गजनवी का। लेकिन इसका मोहम्मद गौरी का थोड़ा सा उद्देश्य उससे अलग है। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य है बच्चों साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान में विस्तार करना और जगह पे फैलाना, और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। कहाँ? हिंदुस्तान में। ठीक है बच्चों, इसी बात को ध्यान रखते हुए, अपने उद्देश्य को ध्यान रखते हुए बच्चों, मोहम्मद गौरी ने अपना पहला जो आक्रमण किया ना बच्चों, वो कहाँ किया बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, मुल्तान पर किया। कहाँ पर? मुल्तान पर। मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम आक्रमण जो किया वो मुल्तान पर किया। एट प्रेजेंट ये मुल्तान कहाँ है बच्चों? तो मुल्तान है पाकिस्तान में। क्योंकि आपको ध्यान होगा, सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि सहवाग ने मुल्तान के ही मैदान पे एक टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ 300 कुछ रन का आतिशबाजी पारी खेली थी, इसलिए सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट ये मुल्तान अभी पाकिस्तान में है। तो मोहम्मद गौरी ने अपना प्रथम जो आक्रमण किया, अपना जो प्रथम ये किया, ये इन्वेजन किया, वो कहाँ किया? मुल्तान पर किया। ठीक है, और जो किस ईस्वी में किया? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अटैक कहाँ किया बच्चों? ऑन मुल्तान पर किया। ठीक है, किस ईस्वी में किया? तो ध्यान रखिएगा 1175 ईस्वी में किया। और किस पे किया? मुल्तान पे। तो वहाँ पे मुल्तान में करमाठी मुस्लिम जाति का ये क्या चल रहा था? रूल चल रहा था। करमाठी, हिंदी भी लिख देता हूँ, करमाठी जाति के के वहाँ पे क्या चल रहा था? रूल चल रहा था। मतलब किस करमाठी जाति के मुस्लिम का वहाँ पे रूल चल रहा था? किस जाति के मुस्लिम का? तो करमाठी जाति के मुस्लिम का मुल्तान पे रूल चल रहा था। उसी पर मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण किया। कब? 1175 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, वहीं से लूटपाट करके वो कहाँ वापस चला गया? अपना
गजनी लौट आया। मतलब पहला अटैक मुल्तान पे किया, वहाँ पे अटैक किया और कुछ लूटपाट करके वो कहाँ चला गया, गजनी लौट आया। ठीक है बच्चों। सेकेंड, मोहम्मद गौरी, और ध्यान रखिएगा बच्चों, मोहम्मद गौरी भी यह जानता था बच्चों कि मोहम्मद गजनवी नाम का एक शासक हिंदुस्तान गया था, जो जाकर गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर आया था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने भी अपना अगला उद्देश्य गुजरात को बनाया। क्या बोला मैंने कि मोहम्मद गौरी भी यह जानता था कि मोहम्मद गजनवी नाम का एक शासक हिंदुस्तान गया था और वहाँ उस गुजरात के सोमनाथ मंदिर के अंदर लूटपाट किया था। इसलिए मोहम्मद गौरी ने भी अपना जो अगला उद्देश्य बनाया आक्रमण करने का, वो गुजरात को ही बनाया। और 1178 ईस्वी में बच्चों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक कर दिया। ठीक है बच्चों। और उस समय गुजरात का जो रूलर था, जब मोहम्मद गौरी ने अटैक किया था, तो ध्यान रखिएगा कौन था, भीम सेकेंड, भीम द्वितीय। और ध्यान रखिएगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था जब मोहम्मद गजनवी अटैक किया था गुजरात पे, उस टाइम कौन था गुजरात का रूलर, तो भीम प्रथम था, मतलब भीम फर्स्ट था। और जब मोहम्मद गौरी जब आक्रमण किया गुजरात पे 1178 ईस्वी में, उस टाइम गुजरात का रूलर कौन था बच्चों, भीम द्वितीय था। और ये किस वंश से बिलोंग करता था, उसी वंश से बिलोंग करता था जिस वंश से भीम प्रथम बिलोंग करता था। ये कौन सा वंश से बिलोंग करता था, तो चालुक्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करता था। कौन, भीम द्वितीय भी, जो भीम फर्स्ट भी इसी वंश से बिलोंग करता था। ठीक है बच्चों। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने अटैक किया, कहाँ पे, गुजरात पे किया। लेकिन ध्यान रखेंगे, जैसे ही मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया बच्चों, जैसे ही आक्रमण किया तो ये भीम जो द्वितीय था बच्चों, उसने अपना सेना को लेकर सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा। मतलब जैसे ही वो मोहम्मद गौरी ने अटैक किया गुजरात पे, तो वैसे ही भीम द्वितीय भी अपने सेना को लेकर आगे बढ़े, किधर, सोमनाथ मंदिर की तरफ। और भीम द्वितीय ने क्रॉस अटैक कर दिया, किस पर, मोहम्मद गौरी पे। मतलब उल्टा अटैक कर दिया, किसने, भीम द्वितीय ने, किस पे, मोहम्मद गौरी पे। और ध्यान रखिएगा बच्चों, क्योंकि भीम द्वितीय ज़्यादा पावरफुल था मोहम्मद गौरी से, इसलिए मोहम्मद गौरी को अपना सेना लेकर भागना पड़ा, कहाँ से, गुजरात से। इसलिए उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी ने, क्योंकि भीम द्वितीय ज़्यादा पावरफुल था, उसने क्रॉस अटैक कर दिया मोहम्मद गौरी पे, इसलिए मोहम्मद गौरी वहाँ से भाग गया अपना सेना को लेकर। लेकिन भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी का पीछा किया। और ध्यान रखिएगा बच्चों, 1178 ईस्वी में ही उसने पराजित कर दिया, किसको, मोहम्मद गौरी को। कहाँ, तो राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू में ही उसने, भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, हरा दिया। ठीक है बच्चों। तो जब, ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, जब 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर अटैक किया, उसी टाइम भीम द्वितीय भी अपना सेना को लेकर सोमनाथ मंदिर की तरफ बढ़ा और उसने ही क्रॉस अटैक कर दिया, किस पर, मोहम्मद गौरी पे। और जब मोहम्मद गौरी को ये पता चला कि भीम द्वितीय ज़्यादा पावरफुल है हमसे, तो वो सेना को लेकर भागने लगा गुजरात से। लेकिन भीम द्वितीय ने उसका पीछा किया और 1178 ईस्वी में ही राजस्थान के माउंट आबू में उसे पराजित कर दिया। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने हराया था। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसने हराया था। तो आप आंसर दे सकते हैं बच्चों, बिल्कुल दे सकते हैं। किस शासक ने हराया था, तो भीम द्वितीय ने हराया था। ठीक है बच्चों। तो ये आएगा कि सबसे पहले हराने वाले शासक का नाम क्या था मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में, तो उसका नाम क्या था, भीम द्वितीय। ठीक है। फिर से मैं बता दूं, और इतिहासकार ये बताते हैं बच्चों, इतिहासकार ये बोलते हैं बच्चों कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, उसे अरेस्ट भी कर लिया था, उसे बंदी बना लिया मोहम्मद गौरी को, किसने, भीम द्वितीय ने। लेकिन अपनी माँ के कहने पर भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया, मतलब छोड़ दिया। इसलिए गुजरात से मोहम्मद गौरी भाग गया, कहाँ, उत्तर भारत की ओर, नॉर्थ इंडिया की ओर। समझ में आया बच्चों। ये इतिहासकार बोलते हैं बच्चों कि जब भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, तो और जब पराजित किया तो मोहम्मद गौरी को अरेस्ट भी कर लिया था, किसने, भीम द्वितीय ने। लेकिन अपने माँ के कहने पे बच्चों मोहम्मद गौरी को रिहा कर दिया और उसी टाइम मोहम्मद गौरी गुजरात से भाग गया, किधर की ओर, उत्तर भारत की ओर भाग गया बच्चों। और अगले ही साल बच्चों ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गौरी ने 1169 ईस्वी में उसने कनकड़ कर लिया, मतलब अधिकार कर लिया, किस पे, सिंध और कश्मीर पे। ठीक है बच्चों।
जब भीम द्वितीय ने इसे रिहा कर दिया 1178 ईस्वी में, तो वो भाग गया था गुजरात से किधर की ओर, उत्तर भारत की ओर, और अगले ही साल 1169 ईस्वी में उसने यह कनकड़ कर लिया किसको, सिंध और कश्मीर को। सिंध और कश्मीर पे उसने अपना अधिकार जमा लिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार जमाया, उस समय नॉर्थ इंडिया में ध्यान रखिएगा, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, दिल्ली, अजमेर और सांभर। सांभर कहाँ है बच्चों, तो राजस्थान में एक जगह है सांभर। यहाँ नॉर्थ इंडिया में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था क्या, चौहान डायनेस्टी। क्या नाम था बच्चों, चौहान डायनेस्टी के नाम से। और इसके जो रूलर थे बच्चों, वो कौन थे बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है बच्चों, ये नॉर्थ इंडिया में ये 3 शहर थे, दिल्ली, अजमेर, सांभर। मतलब जिस समय मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पर अधिकार कर लिया, उस समय नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, अजमेर, सांभर में, सांभर एक राजस्थान में एक जगह का नाम है, उस समय नॉर्थ इंडिया में एक डायनेस्टी चल रहा था जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी। उसके रूलर कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि हम सब जानते हैं बच्चों कि चौहान वंश की राजधानी हुआ करती थी। चौहान जो वंश थी बच्चों, चौहान वंश, ये चौहान डायनेस्टी, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो अजमेर हुआ करती थी। किसकी राजधानी, चौहान डायनेस्टी की जो राजधानी हुआ करती थी बच्चों, वो अजमेर हुआ करती थी। और चौहान वंश में ही एक प्रसिद्ध रूल किया करते थे जिनका नाम क्या था बच्चों, पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं बच्चों। तो चौहान वंश में ही एक प्रसिद्ध रूल किया करते थे जिसका नाम क्या था बच्चों, पृथ्वीराज चौहान। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसी पृथ्वीराज चौहान का दरबारी लेखक और इसके परम मित्र कौन हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा, इसके जो परम मित्र और दरबारी लेखक हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, चंद्रबरदाई। और इसी चंद्रबरदाई ने बच्चों, चंद्रबरदाई कौन था, ये चंद्रबरदाई, तो पृथ्वीराज चौहान का दरबारी लेखक और इसका परम मित्र चंद्रबरदाई ने ही एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है बच्चों, क्या नाम है बच्चों उस पुस्तक का, पृथ्वीराज रासो। क्या है नाम उस पुस्तक का, पृथ्वीराज रासो। क्या, पृथ्वीराज रासो। ये चंद्रबरदाई ने ये किताब लिखी, कौन सा महाकाव्य लिखी, महाकाव्य बोलो या प्रसिद्ध पुस्तक बोलो, जिसने लिखा था चंद्रबरदाई। ये चंद्रबरदाई कौन था, पृथ्वीराज चौहान का परम मित्र और दरबारी लेखक जिसने ये पुस्तक लिखी, पृथ्वीराज रासो। और ध्यान रखिएगा बच्चों, पृथ्वीराज चौहान का ही दूसरा नाम ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राय पिथौरा के नाम से भी ये जाने जाते थे। कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान किस नाम से भी और जाने जाते थे, तो ध्यान रखिएगा, राय पिथौरा के नाम से भी जाने जाते थे। तो ये क्लाइमेक्स समझ में आया बच्चों। मैं बोला जिस समय मोहम्मद गौरी ने सिंध और कश्मीर पे, नॉर्थ इंडिया पे अपना वो अधिकार जमाया, उसी समय नॉर्थ इंडिया में एक चौहान डायनेस्टी चल रहा था। और इस चौहान डायनेस्टी का जो ये था राजधानी हुआ करता था वो अजमेर हुआ करता था। और इसी चौहान डायनेस्टी में एक प्रसिद्ध रूल किया करते थे जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिनको एक और नाम से जाना जाता है, राय पिथौरा के नाम से। और इसी पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी लेखक परम मित्र चंद्रबरदाई, जिसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। ठीक है बच्चों, तो चंद्रबरदाई ने ही बच्चों पृथ्वीराज रासो में ऐसा लिखते हैं कि सिंध कश्मीर पर मोहम्मद गौरी ने जब अधिकार किया तो वो बार बार अटैक करने लगा, किस पे, पृथ्वीराज चौहान में। ये कौन लिखते हैं, चंद्रबरदाई। किसमें, पृथ्वीराज चौहान में ऐसा लिखते हैं कि जब मोहम्मद गौरी ने अपना अधिकार सिंध और कश्मीर पे जमाया तो वो बार बार पृथ्वीराज चौहान पे क्या करता था, अटैक करता था। लेकिन हम ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ज़्यादा पावरफुल था गौरी से, तो वो आसानी से मोहम्मद गौरी को हरा दिया करता था। कौन, पृथ्वीराज चौहान। ऐसा कितनी बार हुआ, तो 16 बार इसने पराजित किया। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को। लेकिन मोहम्मद गौरी बार बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के बाद माफ़ी मांग लिया करता था बच्चों, इसलिए पृथ्वीराज चौहान उसे बार बार माफ़ कर दिया करता था। लेकिन ध्यान रखेंगे 17वीं बार जब पृथ्वीराज चौहान का भी 17वीं बार मतलब 16 बार पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था और बार बार
मोहम्मद गौरी हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लिया करता था, लेकिन जब 17वीं बार फिर उसने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे अटैक किया बच्चों, तो पृथ्वीराज चौहान का भी सबर का बांध टूटा और उसने 1191 में, बच्चों ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये ईयर है, 1191 में दोनों के बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया बच्चों, युद्ध लड़ा गया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? 1191 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस बैटल में कौन जीता बच्चों? तो इस बैटल में भी पृथ्वीराज चौहान ही जीता। और इस बैटल में हारने के बाद फिर से मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से माफी मांग लिया और पृथ्वीराज चौहान ने फिर से माफ कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जब 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में भी मोहम्मद गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से, तो उसने फिर माफी मांग लिया और पृथ्वीराज चौहान एक बार फिर माफ कर दिया। ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी पृथ्वीराज चौहान को बच्चों एक और नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन में ऐसे आता है, पृथ्वीराज जो चौहान है बच्चों, वो ये पृथ्वीराज तृतीया के नाम से भी क्वेश्चन ये ऑप्शन आता है। ये जो पृथ्वीराज चौहान है ना बच्चों, ये केमा नंबर का पृथ्वीराज था? तो याद रखिएगा बच्चों, पृथ्वीराज चौहान जो था उसको पृथ्वीराज तृतीया के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये चौहान वंश का तृतीया पृथ्वीराज था बच्चों। तो ऑप्शन में ऐसा आएगा कि फर्स्ट बैटल ऑफ जो तराइन था बच्चों, किसके किसके बीच में लड़ा गया? तो पृथ्वीराज तृतीया के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में। पृथ्वीराज चौहान को क्या नाम से जानते हैं? पृथ्वीराज तृतीया के नाम से भी ये वाला ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो कौन सा पृथ्वीराज लड़ा था? तो पृथ्वीराज तृतीया। क्यों? क्योंकि ये चौहान वंश का तृतीया मतलब तीसरा पृथ्वीराज था। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन आए तो घबराइएगा नहीं, यही ऑप्शन आएगा पृथ्वीराज तृतीया करके। ठीक है, तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में लड़ा गया। किसके किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीया और मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन जीता इसमें? पृथ्वीराज तृतीया ही जीता। लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, जब पृथ्वीराज का मोहम्मद गौरी से ध्यान हटा बच्चों और पृथ्वीराज प्रेम प्रसंग में बिजी हो गया, किसके साथ? तो कन्नौज की राजकुमारी के साथ। ठीक है बच्चों, जब कन्नौज की राजकुमारी के साथ वो जब ये प्रेम प्रसंग में बिजी हो गया और उसका मोहम्मद गौरी से ध्यान हटा बच्चों, उत्तर प्रदेश में एक कन्नौज जगह है बच्चों, यूपी में उसी समय कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करती थी। यूपी में ही एक कन्नौज नाम की जगह थी और इसी कन्नौज में उस समय एक डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी। क्या नाम था बच्चों? गढ़वाल डायनेस्टी नाम था। ठीक है बच्चों, यूपी में एक जगह था कन्नौज और इसी कन्नौज में एक डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था गढ़वाल डायनेस्टी नाम था। और ध्यान रखेंगे बच्चों, और इसी गढ़वाल वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था बच्चों जयचंद। क्या नाम था बच्चों? जयचंद। मतलब यूपी में एक जगह है कन्नौज और इस कन्नौज की जो डायनेस्टी, वहाँ डायनेस्टी हुआ करती थी कन्नौज के अंदर, वो गढ़वाल डायनेस्टी हुआ करती थी, गढ़वाल वंश हुआ करती थी। और इसी गढ़वाल वंश का एक इसी गढ़वाल वंश में एक रूलर रूल किया करता था जिसका नाम था जयचंद। और इसी राजा जयचंद की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था बच्चों? संयोगिता। क्या नाम था बच्चों? संयोगिता। ठीक है बच्चों, इसी राजा जयचंद कहाँ का राजा था? तो कन्नौज में एक गढ़वाल वंश का राजा था। कौन? राजा जयचंद। और इसी राजा जयचंद की पुत्री हुआ करती थी कौन? संयोगिता। इसी संयोगिता से प्रेम करता था कौन? पृथ्वीराज चौहान, और इससे विवाह करना चाहता था बच्चों। ठीक है बच्चों, लेकिन जब एक बार राजा जयचंद ने स्वयंवर रचाया बच्चों, तो संयोगिता का, जब राजा जयचंद ने स्वयंवर रचाया संयोगिता का, तो इसने सारे राजा को आमंत्रित किया, सिवाय किसको आमंत्रित नहीं किया? तो पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया इस स्वयंवर में। इसी बात से पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आ गया और वो कन्नौज चला गया और भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा कर लिया और इसके साथ शादी कर ली। ठीक है बच्चों, जब राजा जयचंद अपने बेटी का स्वयंवर रचाया था तो वहाँ सारे राजा को आमंत्रित किया था सिवाय पृथ्वीराज को। तो इसी बात से पृथ्वीराज गुस्सा हो गया और वो कन्नौज गया और भरे स्वयंवर से संयोगिता को अगवा करके शादी कर लिया। इसी बात से नाराज हो गया कौन? राजा जयचंद। और इस अपमान का बदला लेने की कसम खा ली किसने? राजा जयचंद ने। और उधर एक बार फिर से गजनी से, कौन?
गजनी से अटैक करने की योजना बना रहा था। कौन? मोहम्मद गौरी। किस पे? पृथ्वीराज पे। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैटल में वो हार गया था मोहम्मद गौरी और माफी मांग लिया था। फिर से वो गजनी से अटैक करने का योजना बना रहा था एक बार फिर। कौन? मोहम्मद गौरी। और इधर राजा जयचंद भी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो एक बार फिर गौरी भारत आया बच्चों, मोहम्मद गौरी भारत आया गजनी से और फिर से पृथ्वीराज पे अटैक किया। और ध्यान रखिएगा, फिर से इन दोनों के बीच में एक और युद्ध लड़ा गया जिसका नाम होता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन का दूसरा युद्ध। इसमें कौन जीता बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, यह हिंदुस्तान का सबसे फेमस बैटल कहलाता है 1192 का बच्चों, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत फेमस इसलिए कहलाता था क्योंकि इसमें इतिहास में बड़ा उलटफेर हुआ बच्चों। इस युद्ध में बड़ा उलटफेर हुआ। इस बार पृथ्वीराज नहीं जीतता है बल्कि मोहम्मद गौरी जीतता है इस बैटल में। जैसे 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था बच्चों, पृथ्वीराज तृतीया वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में, उसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, वो माफी मांग के फिर गजनी चला जाता है। फिर से इन दोनों के बीच में 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है, लेकिन इसमें बड़ा उलटफेर हो जाता है बच्चों और इसमें पृथ्वीराज हार जाता है। किससे? मोहम्मद गौरी से। और जब मोहम्मद गौरी से हार जाता है तो मोहम्मद गौरी उसी टाइम उसे हत्या कर देता है। किसको? पृथ्वीराज को। और हिंदुस्तान में 1197 में स्थापित करता है मुस्लिम रूल इन इंडिया। कौन? मोहम्मद गौरी। जब मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को हरा देता है तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में, तो उसी टाइम हिंदुस्तान में 1192 में 1192 में ही स्थापित करता है। कब? क्या? मुस्लिम रूल इन इंडिया। क्या? मुस्लिम रूल इन इंडिया कौन स्थापित करता है? मोहम्मद गौरी। ठीक है बच्चों, लेकिन ध्यान रखेंगे बच्चों, जिस वर्ष तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया बच्चों, उसी साल एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई बच्चों। और वो घटना क्या थी वो मैं आगे बता रहा हूँ। जिस टाइम 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया बच्चों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, उसी टाइम एक और घटना घटित हुई, महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। जिस साल तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया बच्चों, उसी साल मोहम्मद गौरी कहीं एक सेना में से हिंदुस्तान क्या हुआ, एक प्रसिद्ध सूफी संत आए थे जिन्हें हम जानते हैं, जिनका नाम क्या था बच्चों? जिस टाइम ये हुआ ना बच्चों तराइन का दूसरा युद्ध, उसी टाइम एक घटना होती है बच्चों कि जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आया था बच्चों तराइन का दूसरा युद्ध लड़ने, उसी टाइम उसके साथ एक प्रसिद्ध सूफी संत आए थे जिन्हें हम जानते हैं किस नाम से? ख्वाजा मई, बहुत अजीब नाम है बच्चों ये, मईनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती नाम था बच्चों। और जब ये मोहम्मद गौरी आया था गजनी से दूसरा बैटल लड़ने तराइन का, तो उसी टाइम ये इनके साथ आते हैं। एक सूफी संत थे, सूफी समझते हो बच्चों, सूफी एक म्यूजिक होता है, तो ये सूफी संत थे। कौन? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। और इन्होंने ही भारत में सूफीज़म मत का मतलब स्थापना की थी बच्चों, सूफीज़म का स्थापना की। और अपनी कॉटेज जो बनाई थी बच्चों, इन्होंने अपना जो कॉटेज बनाई थी बच्चों वो अजमेर में बनाई थी। और यही अजमेर में ही उन्होंने सूफीज़म का मतलब क्या किया? सूफीज़म मत की स्थापना की और प्रचार किया। समझ में आ रहा है? सूफीज़म का प्रचार किया किसने? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में। और इसी अजमेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी, मतलब डाइड कर गए थे, मतलब अजमेर में ही वो मर गए थे। और अजमेर में ही उन्होंने सूफीज़म का भी प्रचार किया था। और आपसे पूछेंगे बच्चों कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है ना बच्चों, अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पर है? तो आपको आंसर क्या देना है? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। ये क्वेश्चन आता है बच्चों कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वो किस प्रसिद्ध सूफी संत की कब्र पे बना है, तो आप क्या आंसर दोगे? ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती। ठीक है बच्चों। और अगले ही साल बच्चों 1193 में मोहम्मद गौरी ने अपना कैपिटल किसको बनाता है? दिल्ली को। दिल्ली मेड हिज कैपिटल। ठीक है बच्चों। मोहम्मद गौरी अगले ही साल तराइन के दूसरा युद्ध के अगले ही साल 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया और अगले ही साल मोहम्मद गौरी दिल्ली को अपना राजधानी बना लेता है। लेकिन
गौरी का उद्देश्य क्या था बच्चों? साम्राज्य को विस्तार करना था, बहुत विस्तार करना था। इसलिए ध्यान रखेंगे बच्चों, अगले ही साल फिर से 1194 में मोहम्मद गौरी किस पे अटैक कर देता है? तो राजा जयचंद पे अटैक कर देता है बच्चों, क्योंकि इसका उद्देश्य साम्राज्य को और विस्तार करना था बच्चों। उसने पृथ्वीराज को तो 1192 में हरा दिया था, फिर उसने दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया 1193 में, और इसको और भी साम्राज्य को विस्तार करना था। इसलिए 1194 में ही उसने गौरी पे अटैक कर दिया। गौरी ने राजा जयचंद पे अटैक कर दिया। राजा जयचंद कौन था? अभी बताया था मैंने, कन्नौज में गढ़वाल डायनेस्टी का राजा था। समझ में आ रहा है बच्चों? राजा जयचंद इस पे अटैक कर दिया 1194 में। कौन? मोहम्मद गौरी। और इन दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था बैटल ऑफ चंदावर। कब लड़ा गया? 1194 में। तो ये भी बैटल ध्यान रखिएगा, बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया? 1194 में। किसके किसके बीच में? राजा जयचंद के बीच में। और किसके बीच में बच्चों? तो मोहम्मद गौरी के बीच में बच्चों। ठीक है बच्चों। और इस बैटल में मोहम्मद गौरी ने किसको हरा दिया? राजा जयचंद को हरा दिया और हत्या कर दी। ठीक है बच्चों। इस बैटल में भी 1194 में जो चंदावर का बैटल लड़ा गया, किसके किसके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। इस बैटल में भी मोहम्मद गौरी ने राजा जयचंद को हराकर हत्या कर दी। और इसी चंदावर के युद्ध के बाद में बच्चों एक महत्वपूर्ण भूमिका एक और शख्स ने निभाई, जो कि मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था और दामाद भी था। इसी बैटल में उसने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। उसका नाम क्या था बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस चंदावर के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मोहम्मद गौरी के साथ। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का ही दामाद या गुलाम था। ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा बच्चों, मोहम्मद गौरी के साथ टोटली 1000 गुलाम आया था बच्चों भारत, लेकिन उसमें से करीब ये 4 गुलाम ही जो थे ना बच्चों, वो मोहम्मद गौरी के खास थे। टोटल 1000 गुलाम के साथ आया था बच्चों मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान, लेकिन उसमें से टोटल 4 गुलाम ही उसके खास थे। उसमें से पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा जो नाम था वो था अल्दौज, और तीसरा जो नाम है बच्चों वो है बख्तियार खिलजी। और ये बख्तियार खिलजी कौन है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट नेम है बच्चों ये बख्तियार खिलजी वही इंसान है जिसने बिहार के प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था बच्चों। और मेरा ये आपसे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कौन करवाया था? वो अगले लेक्चर में आप लोग आंसर बताइएगा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी। ठीक है बच्चों। तो बख्तियार खिलजी, और एक और नाम है चौथा, ये कुवाचा। टोटल 4 गुलाम ही जो थे वो मोहम्मद गौरी के खास थे। टोटल 1000 गुलाम के साथ आया था हिंदुस्तान, लेकिन उसमें से 4 ही गुलाम उसके खास थे। उसमें कौन है? पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, तीसरा बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था, और चौथा कुवाचा। ठीक है बच्चों। और ध्यान रखिएगा बच्चों, चंदावर का युद्ध जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका एक और शख्स ने किसने निभाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसलिए गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक से खुश होकर उसे आर्मी चीफ बना लिया, मतलब अपना आर्मी चीफ बना दिया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी चंदावर के युद्ध जीतने में मोहम्मद गौरी के साथ। और हिंदुस्तान में जो अपना साम्राज्य था मोहम्मद गौरी का, उसका केयर टेकर किसको बना दिया? मतलब केयर टेकर किसको बना के चला गया? वो गजनी वापस चला गया मोहम्मद गौरी। किसको बनाकर? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना केयर टेकर बनाकर साम्राज्य का वो अब खुद चला गया। कहाँ? गजनी लौट आया। और ध्यान रखेंगे बच्चों, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम था मोहम्मद गौरी का, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बच्चों 1194 ईस्वी में बच्चों सबसे पहला मस्जिद बनाया, जिसका नाम था बच्चों कुवैत उल इस्लाम। ठीक है बच्चों। ये मॉस्क्यू बनाया बच्चों, सबसे पहला जो मस्जिद बनाया बच्चों उसका नाम क्या था? कौन बनाया 1194 ईस्वी में? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम था कुवैत उल इस्लाम। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, दूसरा मस्जिद अजमेर में बनाया, जिसका नाम क्या था बच्चों? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है बच्चों।
तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यही कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 ईस्वी में एक सबसे पहला मस्जिद बनाया जिसका नाम था कुवत उल इस्लाम, और दूसरा मस्जिद बनाया अजमेर में। ये कहाँ बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया बच्चों। और कुतुबुद्दीन ऐबक के ही गुरु हुआ करते थे, एक गुरु हुआ करते थे बच्चों, जो दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत थे बच्चों, जिनका नाम था बच्चों कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी। ये कौन थे बच्चों? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे, जो कि दिल्ली में प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु हुआ करते थे बच्चों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु के ही नाम पर एक नींव रखी बच्चों, जो कि हिंदुस्तान के सबसे ऊंचा मीनार में से जाना जाता है बच्चों। 1199 में अपने गुरु के नाम पर ही नींव रखी बच्चों, जो हिंदुस्तान के सबसे ऊंचा मीनार में जाना जाता है। उसका नाम क्या है बच्चों? कुतुब मीनार का नींव रखा किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में अपने गुरु के नाम पर, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल-काकी अपने गुरु के नाम पे, जो कि क्या सबसे ऊंचा मीनार का, जो 1199 में रखा, क्या कुतुब मीनार का नींव रखा बच्चों। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका निर्माण तो शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। समझ में, ये क्वेश्चन कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया कब? 1199 में। लेकिन इसको कंप्लीट कौन करवाएगा बच्चों? कुतुब मीनार का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन कौन करवाएगा बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, इल्तुतमिश। कब? 1229 में। ये इल्तुतमिश कौन था बच्चों? जिस तरह से मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था और दामाद हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक बिल्कुल उसी तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक का भी दामाद और गुलाम हुआ करता था। कौन? इल्तुतमिश। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, कुतुब मीनार का जो नींव था, जो निर्माण स्टार्ट करवाया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1199 ईस्वी में। लेकिन कुतुब मीनार का अपने गुरु के नाम पर निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसको कंप्लीट कौन करवाता है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन? तो 1229 में। कौन? इल्तुतमिश। तो आपसे ये पूछेगा कि कुतुब मीनार का ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बच्चों। ठीक है बच्चों। और स्टार्ट किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, फिर से 1205 ईस्वी में जब ये मोहम्मद गौरी जब ये अपना साम्राज्य को केयर टेकर किसको बना के चला गया था, गजनी वापस लौट गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो फिर से जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान वापस आया गजनी से 1205 ईस्वी में, और एक साल वो दिल्ली में भी रहा, और अगले ही साल वो 1106 ईस्वी में जब वो गजनी वापस जा रहा था, किसके साथ? इल्तुतमिश के साथ। जब वो अगले साल ही जब वो गजनी वापस जा रहा था बच्चों, तो रास्ते में ही कश्मीर में जाटों ने अटैक कर दिया उस पर, और वो बुरी तरह से घायल हो गया बच्चों। और वो गजनी पहुँच कर ही उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई बच्चों। ठीक है। किसकी? ये मतलब इसकी मोहम्मद गौरी का। ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। तो यही था पूरा स्टोरी बच्चों की, मतलब 1256 में इसका क्या हो जाता है? मोहम्मद गौरी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है बच्चों। ठीक है। कब? 1256 ईस्वी में, जब वो दिल्ली से वापस जा रहा था इल्तुतमिश, तो कश्मीर में जाटों ने उस पर हमला कर दिया और गजनी पहुंचकर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मोहम्मद गौरी का। तो जैसे ही वो मरा बच्चों मोहम्मद गौरी 1256 ईस्वी में, तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा बच्चों कि गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक उसका साम्राज्य कौन संभालेगा, क्योंकि उसका कोई भी उत्तराधिकारी या कोई भी उसका पुत्र नहीं था बच्चों। तो यही सबसे बड़ा सवाल उठा बच्चों मोहम्मद गौरी के मरने के बाद 1256 ईस्वी में, कि उसका साम्राज्य जो गजनी से लेकर हिंदुस्तान में जो स्थापित किया है उसने, वो कौन संभालेगा बच्चों। ये सबसे बड़ा सवाल उठा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसलिए जो गौरी का जो साम्राज्य था ना टोटल बच्चों, वो विभाजन कर दिया गया 3 लोगों में। टोटल 3 लोगों में क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया उसका टोटल साम्राज्य। वो 3 लोग कौन थे बच्चों? मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी टोटल 1000 गुलाम के साथ भारत आया था, जिसमें से 4 ही गुलाम उसके खास थे, जिसमें से पहला नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदौज, कुवाचा, और चौथा बख्तियार खिलजी। तो इन्हीं 3 गुलाम कोई होंगे जिसमें ये पूरा उसका साम्राज्य को डिवाइड कर दिया गया इसके मरने के बाद। वो 3 गुलाम कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा यलदौज, और तीसरा कुवाचा।
यही 3 गुलाम में कुतुबुद्दीन ऐबक के खास गुलाम टोटल 4 थे, लेकिन इन 3 गुलाम में ही उसका टोटल साम्राज्य को उसके मरने के बाद डिवाइड कर दिया गया। और ध्यान रखेंगे बच्चों, हिंदुस्तान का साम्राज्य किसको दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यलदौज को क्या दिया गया बच्चों? तो ध्यान रखेंगे बच्चों, यलदौज को दिया गया था साउथ अफ्रीका, यलदौज को गजनी दिया गया था बच्चों, और कुवाचा को दिया गया था ये काबुल, और ये कंधार दिया गया था, जो कि कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का काबुल और कंधार इसको दिया गया था कुवाचा को। गजनी का साम्राज्य इसको दिया गया था संभालने के लिए, और कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का साम्राज्य स्थापित ये संभालने के लिए दिया गया था। टोटल साम्राज्य इन्हीं 3 गुलामों में बांट दिया गया मरने के बाद उसके। और ध्यान रखेंगे, काबुल समझ रहे हो बच्चों? काबुल जो कुछ 2-3 दिन पहले उसने हड़प लिया, न्यूज देखते हो ना? किसने? तालिबान ने काबुल पे ही कब्जा कर लिया, समझ रहे हो? वही काबुल, वही उस टाइम काबुल को जो उसका गौरी का साम्राज्य था वो किसको दिया गया? कुवाचा को। ठीक है बच्चों, तो जब ये हिंदुस्तान का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया बच्चों, तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में सबसे पहला मुस्लिम वंश की भी स्थापना की बच्चों, जिसे हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं बच्चों, या मगलुक वंश के भी नाम से जानते हैं, या सबसे फेमस नाम स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कहाँ? दिल्ली सल्तनत में हम लोग पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जब मोहम्मद गौरी का साम्राज्य दिया गया हिंदुस्तान का, तो वही सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदुस्तान में मुस्लिम वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? गुलाम वंश, या मगलुक वंश, या स्लेव डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे बच्चों कि 1256 ईस्वी में ही ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा बच्चों। कौन करेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ही करेगा। 1256 ईस्वी में क्या? दिल्ली सल्तनत का भी स्थापना करेगा बच्चों, और हिंदुस्तान में सबसे पहला मुस्लिम वंश का भी स्थापना करेगा, जिसे हम लोग स्लेव डायनेस्टी बोल रहे हैं बच्चों, के नाम से जानते हैं बच्चों। और फिर हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि 1256 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा, और सबसे पहले हिंदुस्तान में मुस्लिम ये वंश का भी स्थापना करेगा, जिसको स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को अगले क्लास से टोटल 2 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक आज का तुर्किश इन्वेजन खत्म हो गया बच्चों, ये मोहम्मद गौरी का भी हम लोग पढ़ गए हैं पूरा। तो अब हम लोग मेडाइवल इंडिया को बच्चों 2 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि पहला मेजर पार्ट है 1206 से लेके 1526 ईस्वी में, जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। दिल्ली सल्तनत के बारे में 1206 से 1526 टोटल 330 साल, मतलब 330 साल का पूरा यहाँ पे ब्यौरा देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और इसमें टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे बच्चों दिल्ली सल्तनत में। पहला क्या था? गुलाम वंश, आप लोग को पता होगा, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो टोटल अब हम मेडाइवल हिस्ट्री को अगले क्लास से 2 मेजर पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट 1206 से 1526, जिसमें दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और दूसरा पार्ट मेजर पार्ट जो कि डिवाइड होता है 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक बच्चों, इसमें हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 6 मुगल बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के बारे में बच्चों। तो अगले क्लास से हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को यही 2 मेजर पार्ट में डिवाइड करके टोटल मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, यही 2 मेजर पार्ट में पढ़ के। और इसके अलावा बच्चों मेडाइवल इंडिया में ही दिल्ली सल्तनत की कंटेम्परेरी भी पढ़ेंगे, जो कि साउथ इंडिया में चलेगा, विजयनगर के बारे में। ठीक है बच्चों, तो यही टोटल अब बच गया है मेडाइवल इंडिया के बारे में। तो यही अब 2 मेजर पार्ट में लेके चलेंगे। अब कल से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होगा बच्चों। तो दिल्ली सल्तनत का जो फाउंडर है आप लोग को पता होगा, आई होप, कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन उसका रियल फाउंडर अगर पूछे, रियल फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है बच्चों दिल्ली सल्तनत का। वो फाउंडर जरूर है, लेकिन अगर रियल फाउंडर आपसे पूछे तो इल्तुतमिश है। ठीक है बच्चों, इल्तुतमिश कौन है? मैंने बताया है पीछे अभी थोड़ा देर पहले ही कि जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम और दामाद हुआ करता था, उसी तरह से इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद हुआ करता था। और ये इल्तुतमिश कौन है? कुतुब मीनार का फाइनल कंस्ट्रक्शन पूरा किया था। ध्यान है बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो नींव रखा था, शुरुआत किया था कुतुब मीनार का बनाने का 1100। आई होप आप लोग को पता, अभी मैंने बता के ही निकला था
कि जो कंप्लीट करवाया, कौन कंप्लीट करवाया? 1199 में तो उसने नींव रखा था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। लेकिन आपसे ये पूछे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने करवाया। तो ठीक है, तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन है बच्चों? यही कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन रियल फाउंडर कौन है हम लोग देखेंगे, इल्तुतमिश से होता है। तो आई होप टोटल 3 हम लोग अभी तक मुस्लिम लीडर के बारे में पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े थे बच्चों, ध्यान है आप लोग को? आई होप आप लोग पढ़ते होंगे। जैसे टर्किश इन्वेजन में हम लोग 2 पढ़े, किसके किसके बीच में, महमूद गजनबी के बारे में और मोहम्मद गौरी के बारे में, पहला लेक्चर में भी पढ़े थे। ठीक है, तो ये टोटल 4 लेक्चर हो चुका है मिडाइवल इंडिया का। अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे, यही 4 लेक्चर जो भी अभी पढ़ाया उसमें से मैं आप लोग को टोटल 20 क्वेश्चन दूंगा और आप लोग को 1-1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके आपको कॉपी पेंसिल लिखना होगा। देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना रिवाइज करते हो। तो आप लोग अगर ये टेस्ट के लिए तैयार हो तो मज़ा आएगा। फिर हम लोग दिल्ली सल्तनत में घुस जाएंगे, जो कि 1206 से 1526 तक का ब्यौरा हम लोग को देखना है बच्चों। ठीक है, तो आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा। आज भी मोहम्मद गौरी का जो भी डिटेल था वो पढ़ा दिया। तुर्किश इन्वेजन भी खत्म हो गया, अरब इन्वेजन भी हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज के लिए यही, तो फिर मिलेंगे बच्चों। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।